तो चलिए साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट को स्वागत है इस गोविंद सर ब्लॉग में। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि यूपी टेट 2025 का पेपर है, उसमें विज्ञान से संबंधित जो पोर्शन आने वाले हैं उन्हीं के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रश्न जो है बनेंगे विज्ञान से संबंधित। तो चलिए हम लोग इसी पे बात करते हैं कि विज्ञान में क्या क्या आएंगे। उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूपीएसएससी, जो कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2025 जो पेट है के लिए समान विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, है ना, और प्रौद्योगिकी, इससे जो क्वेश्चन आते हुए क्लास 6 और 8 के बीच में ही आते हैं। एनसीईआरटी की बुक आप लोग पढ़िएगा और यहाँ कुछ क्वेश्चनों को हम सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिजिक्स में जो आप सबसे पहले गति और बल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, पहला नियम जो है जड़त्व का नियम हम लोग जानेंगे। पहला नियम जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का दो नियम है, तीन नियम है। इसमें पहला नियम को क्या कहते हैं, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तीसरे नियम को क्या कहते हैं, तो इन तीनों नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला नियम को हम लोग बोलते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। और तो चलिए, कोई वस्तु अपनी, अगर जड़त्व का नियम ये कहता है कोई वस्तु अपनी स्थिति या विराम अवस्था में है तो वो तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। उदाहरण, यदि टेबल पर रखी किताब तब तक नहीं हिलती जब तक कि कोई इसे धक्का न। जड़त्व का मतलब होता है स्थिरता से, एकदम जैसे मान ली खूंटा का बांध लेना, है ना, खूंटा बांध लेना। तो जड़त्व तो यही होता है कि जड़त्व के कारण कोई वस्तु जो होती है तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जा सके जाता हो। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है। दूसरा इसका नियम जो होता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण का नियम कहते हैं। बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह बराबर एम ए होता है। और तो इसी प्रकार से एम जो होता है द्रव्यमान बोलते हैं, और जो एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दूसरा नियम जो होता है वो उसको हम त्वरण का नियम कहते हैं, है ना, जिसमें बल F बराबर m इंटू ए आता है। तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जिसे एक्शन रिएक्शन रूल्स भी कह सकते हैं। तीसरा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। जो भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होती है, एक्शन और रिएक्शन इसको बोलते हैं। अगर किसी को आप दुख देंगे तो आपको भी दुख होगा। ठीक है। जैसे रॉकेट जैसे ऊपर उठता है तो नीचे की तरफ क्या करता है, वो नीचे की तरफ पावर करता है, जनरेट करता है, जिसके कारण वो ऊपर रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है इसका उदाहरण है। तो त्वरण, सबसे पहले त्वरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को जो है त्वरण कहते हैं। इसका त्वरण होता है ए त्वरण एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड ए इक्वल टू स्मॉल v माइनस यू अपन टी, जहाँ स्मॉल v जो होता है अंतिम वेग कहलाता है, और u जो है प्रारंभिक वेग कहलाता है, और t जो है समय कहलाता है। तो v जो है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू अपन टी, दैट इज कॉल्ड द त्वरण एक्सेलरेशन। और इसका जो यूनिट हो जाता है, मात्रक, वो इसको बोलते हैं, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेग। तो दूरी को समय से विभाजित करने पर प्राप्त की गई दूरी, गति को दिशा की गई दिशा को क्या कहते हैं, दूरी को समय से विभाजित करने पर, यानी दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेग कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूरी और विस्थापन, दूरी कुल पथ की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे, और अधिकतम दूरी को, लेकिन मान लीजिए कोई सीधी रेखा में, अगर मान लीजिए है कोई सीधी, अगर 1 किलो, कोई जैसे मेरे मनोज और श्याम के बीच की दूरी जो है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में 1 किलोमीटर है, तो उसकी डिस्टेंस भी 1 होगी, उसमें कोई शार्टनेस आएगा ही नहीं, कम न्यूनतम दूरी आएगी नहीं, है ना। तो डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर होगी, और आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी 1 किलोमीटर होना होगा।
और जिसमें दूरी जो होता है वो अदिश राशि हो जाती है, जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और विस्थापन जो है उसको सदिश राशि बोलते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो इस पे आप सवाल भी कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम तेज ही रखेंगे। तो इसमें संभावित अभी जो उपरोक्त हम 3 नियम पढ़े, न्यूटन का नियम है, इसमें क्या क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, तो इसका पूछता है, ठीक है ना। तो कोई वस्तु अपने स्थिति में तब तक बनी रहे जब तक बाहरी बल ना, है ना। गतिमान गाड़ी का अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकना, ये न्यूटन का प्रथम होता है, प्रथम नियम के अनुसार होता है। दूसरा, चलिए, कार्य और ऊर्जा और शक्ति। कार्य देखिए, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में क्या होता है, पहले तीनों में संबंध है। शक्ति आपके पास जब रहेगी तभी आपके पास ऊर्जा होगा, शक्ति रहेगी, जब शक्ति आएगी तो ऊर्जा आप होगी, ऊर्जा होगी तो आप कोई भी कार्य करेंगे। मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। शक्ति जो होता है, शक्ति और ऊर्जा और कार्य, तीनों, देखिए तीनों जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि कार्य को भी करने के लिए कोई दिशा की बाध्यता नहीं होती है जस्टिफाई करने के लिए। ऊर्जा, एनर्जी को भी ऐसा होता है कि वो तीनों ही जो होते हैं, जो कि शक्ति भी जो है। तो चलिए, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर एफ डब्लू बराबर होता है एफ डॉट एस, ठीक है ना। एफ डॉट 11 में आएंगे तो डॉट बोलते हैं, वैसे जो लोअर क्लास 9-10वीं में जो आता है वहाँ पे एफ इंटू डी या एफ इंटू एस ही होता है, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लेकिन कार्य जो होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो उसमें cos थीटा आ जाता है। तो कार्य बराबर एफ एस cos थीटा, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, जिसे थीटा कहते हैं। अच्छा, कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। तो एक जूल क्या होता है ना, एक जूल क्या होता है, तो यदि किसी वस्तु पे 1 न्यूटन का बल लगाने पे 1 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य जो होगा 1 जूल कहलाता है। तो चलिए, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को, इस ऊर्जा कितने प्रकार की होता है, तो ऊर्जा मुख्य रूप से आपको 2 प्रकार से आप जानेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो इसका सूत्र होता है के बराबर ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है, ऊर्जा है दोनों ऊर्जा जो होती है, दोनों या तीनों प्रकार की ऊर्जा जो होती है वो आपका अदिश राशि होती है। चलिए, स्थिति के कारण, स्थितिज ऊर्जा किसी की स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक एनर्जी। और पीई बराबर होता है mgh, m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई होता है। तो यही है। शक्ति क्या होती है, शक्ति बराबर P बराबर W/T, इसका जो वाट होता है। तो पूछ देता है कभी 1 वाट क्या होता है, बोर्ड के लिए पूछता है 1 वाट क्या होगा। तो यदि किसी 1 सेकंड में अगर किसी मशीन के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसको बोलेंगे 1 वाट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये शक्ति हो जाती है। शक्ति के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कार्य और शक्ति में अंतर। कार्य क्या होता है, कार्य और बल और विस्थापन का गुणनफल है, जबकि शक्ति कार्य और बल में क्या अंतर है। तो कार्य, देखिए कार्य में भी एफ इंटू डी आता है, कार्य बराबर एफ इंटू डी, बल और दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं। और जबकि शक्ति जो है, जबकि शक्ति कार्य करने की दर यानी कार्य अपन टाइम होता है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, नॉर्मली क्वेश्चन है, आप कॉपी वीडियो पॉज करके रोक करके आप लिख सकते हैं 10 kg की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई पर उठाने में कितना कार्य होगा। तो 10 kg की वस्तु को उठा रहा है, यानी किसी पोजीशन पे ले जा रहा है, तो इसकी स्थिति के कारण इस पर स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। mgh, m का 10 लिखेंगे, 10 किग्रा है, और 10 क्या mg गुरुत्वीय त्वरण 9.8 रखते हैं या 10 रखते हैं ना। तो 10 × 10 और × 5 यानी 500 जूल आपका आएगा। तो ये आपका था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपन r²। कैपिटल G जो होता है गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, m1 और m2 द्रव्यमान, और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी जो होता है r होता है। तो इस प्रकार से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2 अपन r² होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो द्रव्यमान पदार्थ
पदार्थ की मात्रा होता है, इकाई जो होता है उसको किग्रा बोलते हैं। यूनिट जो है मतलब मात्रा, इकाई या मात्रक जो बोलते हैं किग्रा। जबकि भार का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, यानी mg। देख रहे हैं, यानी जो वेट है उसको न्यूटन, यानी क्योंकि द्रव्यमान में जब जी का गुणा कर देंगे, द्रव्यमान में जब जी का गुणा करते हैं तो वो आपका भार होता है। तो हम लोग अगर कोई चीज़ जाके अपने वेट को वजन करते हैं और कहते हैं कि हम 60 केजी के हैं, मान लीजिए 80 केजी के हैं, 70 केजी के हैं, 75 केजी के हैं, तो मान लीजिए 80 केजी के अगर हम हैं तो 80 केजी नहीं बोल सकते है ना, 80 न्यूटन बोलेंगे है ना। लेकिन यहाँ वो क्योंकि हमारे साथ गुरुत्वाकर्षण जी भी जुड़ा हुआ है उसमें है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर केजी का बोलना है तो 80 केजी में आप जो कह रहे हैं उसमें जी से 10 से देंगे, 8 केजी बोलेंगे 80 केजी को एक तरह से। लेकिन अब चलन में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो चलता है, जानते ही यहाँ पे जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसको चलाया जाता है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दो वस्तुओं के बीच में काम करता है। और द्रव्यमान और भार में अंतर हम लोग समझ गए। चलिए अब दूसरी बात हम लोग समझेंगे, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान जो होता है स्थिर रहता है, जबकि भार स्थान के साथ बदलता जाता है, क्योंकि कहीं पे 9.8 और 9.7 होता है, 9.9 होता है और कहीं 10 होता है। पृथ्वी पे 10 किग्रा भार 10 पृथ्वी पे 10 किग्रा की वस्तु का भार कितना होगा, वस्तु का भार पूछ रहा है, वेट W/m/g यानी 10 × 9.8 दिया रहेगा तो 9.8 ही यूज करेंगे, नहीं तो 10 हम ले सकते हैं। आइए प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम लोग, ये पेट के लिए इसलिए जल्दी जल्दी हम इस पे आपसे बोल रहे हैं कि आप एकदम फास्ट ट्रैक पे। तो प्रकाश में ये प्रकाश के सतह से टकराकर वापस लौटना नियमतः जो होता है आपतन होता है। और इसका जो नियम होता है प्रकाश का, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में जो होता है बराबर होता है। परावर्तन जो होता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में दिशा बदल जाता है। पानी में डूबी छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना जो अपवर्तन, कोई पानी में कोई चीज़ होता है तो ऐसे डिंग डंग करके दिखा रखता है। तो पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ना दिखाई देना ये अपवर्तन के कारण होता है। लेंस और दर्पण, उत्तल लेंस और केंद्रीय लेंस जिसको बोलेंगे, अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस है ना, अभिसारी अपसारी, अवतल लेंस ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण अलग होता है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण अलग होता है ना। तो ये चार जो है, एक समतल होता है जो कि प्लेन मिरर होता है। तो इन सब के बारे में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किसे कहते हैं अपसारी, किसे अभिसारी है ना। ठीक है, तो प्रिज्म और रंगों का फैलाव पे आप इस पे फोकस करें। प्रिज्म सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में VI, BG, Y और R विग्योर इसको बोलते में विभाजित करता है ना। बी मतलब बैगनी हो गया, इंडिगो हो गया, बी मतलब ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो इस 7 प्रिज्म जो है 7 रंगों का फैलाव करता है। तो चलिए इससे संबंधित परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के जो नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में जो बराबर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये उसका नियम होता है। 2 नियम होते हैं परावर्तन के, 2 नियम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण का किरण और दूसरा जो होता है आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रिज्मों द्वारा रंगों का फैलाव, विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, जिससे अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होता है। यही कारण होता है कि रेड जो होता है ज़्यादा डेंजर के लिए रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो तरंगदैर्घ्य जो है उसकी ज़्यादा होती है, जिसके कारण स्पष्ट रूप से ठंडी के दिनों में या कुंभ में भी वो दिखाई देता है। तो चलिए ध्वनि के बारे में हम लोग आ जाते हैं। ध्वनि पे थोड़ा चर्चा। ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जिसे हम आंखों से नहीं दे सकते हैं। जो माध्यम हवा जल में, माध्यम में ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। माध्यम की जैसे हवा जल में संनादन और संपीड़न द्वारा चलती है। तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता प्रति इकाई क्षेत्र डेसिबल में नापी जाती है। प्रति सेकंड कंपन इसको हर्ट बोलते हैं ना। आवृत्ति जो होती है इसको हर्ट बोलते हैं। तीव्रता जो है उसको डेसिबल बोलते हैं है ना, डेसिबल में नापी जाती है। आवृत्ति जो होता है हर्ट में नापा जाता है। गूंज, ध्वनि का बार बार परावर्तन
जो गुफा में जो होता है प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है उसको गूंज बोलते हैं ना, गुफा के अंदर। तो संभावित प्रश्न चलिए इसमें देखते हैं, ध्वनि तरंगों के प्रकार जो अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, मानव कान की कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। मानव कान जो है हम लोग कितनी आवृत्ति की आवाज़ को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये सब आते हैं पेपर में, पेपर के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत और आज ये बिजली पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह इकाई एम्पियर इसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। ओम का नियम जो होता है V बराबर IR होता है, जहाँ V जो होता है आपका वोल्टेज होता है, I जो धारा होता है, R जो है प्रतिरोध होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो लोहे को आकर्षित करता है उसे सीधी सिंपल एकदम परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र किसे, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो लोहे को आकर्षित करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक के गति से विद्युत धारा उत्पन्न होने को उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जनरेटर में होता है। जनरेटर जो चलता है ना, जिससे बिजली उत्पन्न करते हैं, या पंप सेट होता है, तो उसमें जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र में चालक के गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चालक जो होता है उसमें बार बार इसी उस पर अप डाउन करता है, पंप सेट में वो क्या करता है, गति करता है, जिसके कारण विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होती है। जैसे डायनोमो है ना, जनरेटर इसको बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो ओम का नियम पूछता है, अक्सर पूछता है, V बराबर IR धारा और वोल्टा के समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फराडे ने दिया था। तय चलिए, तो NCERT की आप लोग बुक जो है 8 से 10 तक खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई भी पेपर आपसे नहीं होगा। तो F बराबर MA के बारे में जानिए, अभी तक आपने जाना है। W बराबर F इंटू S, कार्य के बारे में V बराबर IR और इनके उपयोग को आपको समझना। चित्रों में लेंस, दर्पण, चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास आपको करना है ना। लेंस क्या होता है। चलिए, ये था फिजिक्स में इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डीपली। परमाणु और अणु के बारे में हम लोग जानते हैं। परमाणु किसे, परमाणु में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन, परमाणु संरचना क्या होता है, परमाणु के अंदर जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। जो कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये परमाणु की संरचना है। कई प्रकार के मॉडल जो है पुराने जो आए, लेकिन परमाणु की यही आपको संरचना बस याद करना परीक्षा की दृष्टि से। रासायनिक बंधन क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। आयनिक बंध 2 प्रकार का बंध होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा करके अगर कोई तत्व जो है बॉन्डिंग बनाता है तो उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु, अणु का मतलब 2 होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को रासायनिक बंधन से क्या होता है, अणु का निर्माण होता है ना। परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसमें अणु होता है, जैसे H2O हो गया, H2 हो गया ना, परमाणु। चलिए, संभावित इसमें जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पूछता है परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। सहसंयोजी बंध का उदाहरण बताइए, तो आप मीथेन, कार्बन कोई भी जो बंध होता है वो साझा करके इलेक्ट्रॉनों को बनाता है, अपना अष्टक को पूरा करता है। उसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं चर्चा करेंगे। तो चलिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसमें जो है भर्तियों में जो साइंस आता है बस उसी को हमने टॉपिक पे लिया है। तो तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, ये क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तो देखिए ऑक्सीजन तत्व भी है, ऑक्सीजन परमाणु है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जानने के लिए भी, जानेंगे तो आप हमको जानेंगे, नहीं जानेंगे तो आप हमारी भी इज्जत नहीं करेंगे, है ना, कि क्या है अगले ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक सुने हमारी वीडियो के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए, तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ जो होता है उसे तत्व भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होता है उसे परमाणु भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या है, Fe क्या है, Fe को हम बोलेंगे, Fe जो है भैया आपका परमाणु भी है। Fe क्या है, Fe को तत्व भी बोलेंगे, है ना, शुद्ध है। ठीक है,
पदार्थ भी है, सबस्टेंस एफ ही क्या है, कोई तो पदार्थ भी है, ये ध्यान रखिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस इस वीडियो में आपको मिल गया है। चलिए, और चूंकि टॉपिक में आया है तो ही बता भी पाए हैं, नहीं आता तो कहाँ से बोलता आदमी, ठीक है। तो आ यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक तत्व, ध्यान से देखिए, या दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के, या दो या दो से अधिक, इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे, या परमाणुओं के रासायनिक संयोग से जो क्रिया जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल H2O, देखिए इसमें H हाइड्रोजन जो परमाणु है, या हाइड्रोजन तत्व है, या हाइड्रोजन शुद्ध पदार्थ है। देखिए तीन नाम इसको दे रहे हैं सट सीना। तो H2O, ओ को हमको तत्व भी बोलेंगे, तो H और O2 आपस में मिल गए, या 2NaCl जो हो गया है। तो मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक मिश्रण है ना, भौतिक मिश्रण, ठीक है। भौतिक मिश्रण जैसे हवा में स्टील का मिलना है ना, भौतिक मिश्रण जिसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। धातु और, तो ये होता है आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण। भौतिक मिश्रण क्या होगा, जिसे मतलब हम चाहें तो अलग कर सकते हैं, है ना। धातु और धातु क्या आता है, धातु में जाहिर सी बात चमक होता है, चालकता होती है, जैसे लोहा। चालकता का मतलब जिसमें जिससे होकर बिजली प्रवाहित होता है। चमक का मतलब चमकना होता है। फ्लैशिंग, जाहिर सी बात है, प्रकाश से उत्पन्न करना या प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना। धातु जो होता है गैर चालक होता है, जैसे कार्बन। गैर चालक मतलब यहाँ ड्राइवर चालक का नहीं है, यहाँ चालक का मतलब बिजली से इससे प्रवाहित नहीं होता है। जिससे होकर बिजली प्रवाहित नहीं होता है उसे धातु कहते हैं, जिससे होकर बिजली प्रवाहित होता है उसे धातु कहते हैं। मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण होता है। स्टील, लोहा प्लस, जैसे स्टील किसका बना, लोहा और कार्बन को मिल के बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टील कहते हैं, है ना। स्टील मिलता नहीं, स्टील को बनाया जाता है। यही कारण है कि लोहा से महंगा क्या होता है, स्टील होता है, क्योंकि इसको स्टेनलेस ब्लेड बनती हैं। तो संभावित जो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं इसमें पूछता है कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो यौगिक रासायनिक बंधन से बनते हैं और निश्चित अनुपात में होता है ना। जैसे H2O, दो गो हाइड्रोजन रहेगा, एक ऑक्सीजन, तभी। जबकि मिश्रण जो होता है, जबकि मिश्रण भौतिक मिश्रण है और अनुपात परिवर्तनीय हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये यौगिक और इसमें है ना अंतर होता है। स्टील में कौन से तत्व होते हैं, तो स्टील में जो लोहा और कार्बन होता है, ये पूछता है अक्सर, है ना। तो ये इतना वीडियो आप देखेंगे अगर भर्ती के लिए जा रहे हैं, कोई भी जिसमें आप होता है ना कि SSC या ग्रुप डी, तो इतना ही आता है ना, इतना आपको क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है संयोजन, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो जैसे 2 मोल H2O ले लीजिए प्लस O2 जो आपस में मिलकर 2H2O बनाते हैं। वियोजन, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन करते हैं। 2 मोल H2O 2H2 और O2 में बदल जाता है। तो कुल मिला के विस्थापन, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे Zn है और CuSO4 है। तो इसमें सक्रिय कौन है, SO4 है। ये क्या है, Zn से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए Zn की तरफ क्या होगा, ये अब विस्थापित हो जाएगा। ZnSO4 और CuI बना लेगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन पूछता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्षरण होता है, नुकसान होता है, ऑक्सीकरण होता है। अपचयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब एक अपचयन जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन हानि होता है, ठीक है। तो संभावित प्रश्न, चलिए, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है वो दो उदाहरण दे दो। तो परिभाषा आप जानते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, संयोजन होता है। या यौगिक भी मिल सकते हैं, जैसे COOH2O, COOH का होल्टाइज बनता है। जस्ता, जिंक कॉपर सल्फेट जो है के साथ क्रिया क्यों करता है, जस्ता कॉपर से अधिक सक्रिय है ना, इसलिए यह कॉपर को, जस्ता जो है माने जिंक जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसलिए यह कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट से क्रिया कर लेता है। यही है ना। अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल हाइड्रोजन जिसको जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तो उसे अम्ल कहते हैं ना। जिसे HCl, H2SO4 फेमस आपका एसिडिक है, एसिडिक मतलब अम्ल है। क्षार जो होता है वो क्या होता है, जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है उसे क्षार बोलते हैं, NaOH। लवण जो होते हैं जिनको जल में घोलने पर ना तो हाइड्रोजन आयन होता है ना हाइड्रोक्साइड आयन होता है, उसे लवण कहते हैं, है ना। जो अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे,
अम्ल और या ऐसे लवण को एक तरह से और कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार को आप उसमें क्रिया कराने पर जो होते हैं लवण बनता है। पीएच स्केल क्या होता है, अगर कोई 0 से 14 तक उस पे रीडिंग होता है, अगर पीएच स्केल यानी पीएच पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन से ही ये तय होता है कि पीएच स्कोर। इसके खोजकर्ता सोरेनसन थे, मुझे याद है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें बता दी। चूँकि हेडिंग आपको इसमें धड़ाधड़ चल रहा है, तो पीएच जिसका वैल्यू 7 से कम होता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं, जिसका वैल्यू 7 के बराबर होता है तो उसे उदासीन बोलते हैं, और विलयन बोलते हैं। तटस्थ करके उदासीन को कह रहा है, आप क्या पता परीक्षा में इसको लिख दे। तो पीएच जिसका मान 7 से अधिक होगा उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। लिटमस फिनैल्थेलिन संकेतिक में फिनैप्थेलिन मिथाइल आरएनजीओ होते हैं, ये जो अम्ल क्षार का निर्धारण करते हैं। फिनॉक्थिलिन भी होता है। तो हम लोग क्षार आपस में क्रिया कराएंगे तो भैया लवण बनता है, लवण और जल बनता है। तो संभावित आपको प्रश्न जो है पीएच स्केल का उपयोग क्या है, तो पदार्थ की अम्लता या क्षारता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। निष्क्रियकरण क्या अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको बोलेंगे, या निष्क्रिय। तो जल और मतलब अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया करने से लवण और जल बनता है। जैसे HCl और NaOH को आप जब आपस में क्रिया कराते हैं NaCl2O बनता है। चलिए कार्बनिक रसायन में आते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को, जिसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब बनते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन किसे कहता है? हाइड्रोकार्बन नाम ही देखिए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन जो मिलके आपस में बनाते हैं ना। क्रियात्मक समूह क्या होता है? विशेष परमाणु समूह जो यौगिकों के गुण निर्धारित करते हैं, जैसे OH अल्कोहल, COOH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। संभावित प्रश्न जो है एथेनॉल का क्रियात्मक समूह पूछ देगा तो आपको उसमें OH रहता है ना मुख्य रूप से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को। तो रोज़मर्रा के रसायन के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है, रोज़मर्रा में आपको क्या क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इसी वीडियो में मिल सकती है, ऑडियो के द्वारा। वीडियो भी बना सकते हैं इसमें पीछे करके, लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा। तो आइए, अभी भी ये वीडियो आपका लंबा ही खींच रहा है। तो रोज़मर्रा के रसायन में साबुन के बारे में पूछेगा। वसा और क्षार की अभिक्रिया से बनता है साबुन। जानिए कैसे बनता है? वसा और फैट और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। जल में घुलनशील होता है। डिटर्जेंट, सिंथेटिक्स, सर्फेक्टेंट कठोर जल में भी कार्य करता है ना। यही कारण होता है कि हर जल में, कठोर जल में, हर एक प्रकार जल में साबुन जो कपड़ा फींचते हैं वो काम आता है। उर्वरक क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम युक्त। उदाहरण के लिए यूरिया आप समझिए उर्वरक है। कीटनाशक कीटों को मारने के लिए, जैसे DDT, इस पर बैन लग चुका है, और लेकिन बहुत प्रमुख ये कीटों को मारने के लिए दवा होती है साबुनी। तो साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर था? साबुन प्राकृतिक वसा है से बनता है और कठोर जल में कम प्रभावी होता है, जबकि डिटर्जेंट सिंथेटिक और कठोर जल में प्रभावित होता है। तो यूरिया उर्वरक में कौन सा तत्व होता है? यूरिया में पूछता है नाइट्रोजन। तो रासायनिक सूत्र और अभिक्रिया, जैसे H2CO2 याद रखें। NCERT के 7 से 10 की रसायन विज्ञान की किताबें पढ़े। अम्ल क्षार तत्वों के गुणों और मिश्र धातुओं की सूची बनाए। चलिए, तो ये था आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आ जाइए बायोलॉजी पर। थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश करते हैं कोशिका के बारे में, संरचना। कोशिका झिल्ली, नाभिकीय, साइटोप्लाज्मा, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम्स, ये संरचनाएं इसकी अक्सर कोशिका जो होती है इसकी संरचना में ये सारी चीज़ें जो होती हैं। प्रोकैरियोटिक नाभिक नहीं, जैसे बैक्टीरिया है ना, नाभिक होते हैं जैसे पौधे। यूकेरियोटिक, ठीक है, जैसे पौधे, जंतु इसके में आते हैं। संभावित पर कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंग होता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। प्रोकैरिया और यूकेरियोटिक कोशिका में का अंतर। तो प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता है, यूकेरियोटिक में नाभिक होता है। बस यही अंतर है। मानव शरीर, पाचन तंत्र, मुख्य आमाशय। पाचन तंत्र में कौन कौन आता है? शरीर में मान लीजिए हम लोग को खाना पड़ता है, उसमें कौन कौन आता है? तो मुख आता है, मुख, आमाशय, पेट, और छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। भोजन का पाचन और शोषण। श्वसन तंत्र, नासिक, श्वसनांग, फेफड़ों कार्य, ऑक्सीजन ग्रहण, CO2 निष्कासन। रक्त परिवहन में, परिसंचरण में आता है रक्त। हृदय, रक्त वाहिनियाँ, कार्य, ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का परिवहन। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तंत्रिका
इनका काम होता है संदेश का संचरण, संदेश पहुंचाना एक जगह से शरीर के पूरे बॉडी में। उत्सर्जन के लिए गुर्दे और मूत्र वाहिनियों द्वारा जो भी पेशाब होता है या मल का त्याग होता है उसे अपशिष्ट निष्कासन कहते हैं, उत्सर्जन अंग कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो चलिए इससे जो क्या प्रश्न आ सकते हैं, मानव हृदय में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 4, दायां बायां अलिंद, दायां बायां निलय, 4 कोशिकाएं होती हैं ना। ध्यान रखिए 4 ठो होता है, दायां बायां अलिंद और दायां बायां निलय। तो पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में। ठीक है, प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्सिन द्वारा आमाशय पेट में होता है। पेट में जो होता है पेप्सिन नामक एक एसिड निकलता है जो प्रोटीन को, जो भी दाल वाल में प्रोटीन हम लोग खाते हैं उसको पचाता है। तो प्रोटीन का पाचन आपका पेट में ही होता है। पौधों का जीवन, आइए प्रकाश संश्लेषण, CO2+H2+ का प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊर्जा के लिए स्थान माइक्रोकांडिया संरचना, जड़, तना और पत्ती फूल। तो संभावित प्रश्न इससे आइए, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। देखिए क्लोरोफिल जो होता है इसकी भूमिका ये होती है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है क्लोरोफिल पौधे में, जिसके कारण पौधे का पत्तियां जो होती है हरा दिखाई देता है। श्वसन कहाँ से होता है? माइक्रोकांडिया में होता है। पौधे यानी सांस लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकी क्या होता है? DNA उसमें पूछ सकता है। अनुवांशिकी जानकारी का भंडार होता है ना पूरा। आपको डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। जीन DNA का हिस्सा होता है जो लक्षण निर्धारित करता है, जीन बताता है ना, यही जीन है। मेंडल के नियम, वंशागति का नियम, जैसे प्रमुखता का नियम है, ठीक है ना, ये सारे वंशागति के नियम में मेंडल का नियम आता है, जैसे प्रमुखता का नियम इन्होंने दिया था। असंभव DNA का क्या है? चलिए प्रश्न कैसे आएंगे। DNA क्या है? अनुवांशिकी और जानकारी संग्रह और प्रोटीन संश्लेषण, है ना, ये DNA का काम है। अनुवांशिकी जानकारी को संग्रह करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। तो जैव विविधता में हम लोग आएंगे। जैव विविधता क्या होती है? इतने सारे टॉपिक जो है एक साथ में इकट्ठा करना वाकई में बहुत ही कठिन है। तो जैव विविधता में वर्गीकरण में है, किंगडम है, फाइलम, वर्ण, गण, कुल, वंश, प्रजाति, तुप्त प्राय प्रजाति है, जैसे बंगाल टाइगर, एक सिंह वाला गेंडा, है ना, ये सब प्रजातियां होती हैं। तो लुप्त प्रजातियां में ये है ना। लुप्त प्राय में जो है बंगाल टाइगर ये लुप्त है, एक सिंह वाला गेंडा है ना, बंगाल टाइगर है, ये सब है ना, ये रेड डाटा। वो जैव विविधता का महत्व पारिस्थितिकी संतुलन और संसाधन प्रदान करते हैं। जैव इसीलिए अलग अलग जीवों जो विलुप्त होते हैं उनके लिए अभयारण्य बना के उनकी रक्षा की जाती है। भारत में लुप्त प्रजातियां जो है बंगाल टाइगर है ना, वो लुप्त मतलब अब इसकी संख्या खत्म हो गई है या खत्म होने के कगार पे है। प्रमुख अंग, चलिए हृदय काम क्या है? हृदय का काम है रक्त पंप करता है। फेफड़ा काम ऑक्सीजन ग्रहण करना, CO2 निष्कासित करना। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट हटाना है। यकृत क्या करता है? पाचन, है ना। लीवर जिसको पाचन में सहायक होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। संभावित प्रश्न पूछता है कि यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन में पित्त उत्पादन और विषाक्त पदार्थों, जहरीला पदार्थों का निष्कासन करता है पाचन। ये लीवर आपका ना जो कुछ गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं? निफ्रॉन कहते हैं। रोग और पोषण, आइए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। है ना, डी रिकेट्स हो गया, स्कर्वी रोग हो गया। रतौंधी में आँख नहीं दिखाई देता है विटामिन, रिकेट्स में आपको है ना, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कारण होता है, स्किन से डिजीज हो जाती है। ठीक है, सूखा रोग होता है रिकेट्स, है ना, शरीर मोटा ही नहीं होता है। तो सामान्य रोग मधुमेह, इंसुलिन, सामान्य रोग में मधुमेह, मोटापा जिसको बोले, इंसुलिन की कमी हो जाती है, उच्च रक्तचाप, धमनी दबाव होता है। टीके देखिए कई सारे टीके हैं, जैसे BCG का टीका लगता है, DPT, पोलियो, इन सब का टीका लगता है। संभावित विटामिन, चलिए
क्या पूछता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी इसको सीखा उसको रोग बोलते हैं। मधुमेह का प्रमुख कारण क्या है, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन जिसके शरीर में कमी हो जाएगा वो भैया मोटापा उसको होने लगेगा, नहीं ये ध्यान रखिएगा। वैसे जानना चाहिए इसको, बहुत बढ़िया। प्रतिरक्षा तंत्र श्वेत रक्त WBC जो होता है, रोगाणुओं से जो ब्लड के साथ मिला रहता है, इसको प्लेटलेट भी बोलते हैं। रोगाणुओं से रक्षा करता है, एंटीबॉडी बॉडी क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करने वाले प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, है ना। संभावित जो प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को रोगों से बचाना प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य है। एंटीबॉडी क्या है, रोगाणुओं को नष्ट करने वाला प्रोटीन। चलिए, तो इसमें समान NCERT का आप लोग बुक जरूर पढ़िएगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, ठीक है, कि पर्यावरण क्या होता है। क्योंकि पर्यावरण और पर्यावरण से क्योंकि हमने लोगों ने फिजिक्स तो पढ़ ही लिया, फिजिक्स आपने पढ़ा ही लिया, केमिस्ट्री आपने पढ़ ही लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। तो पर्यावरण बस पढ़ेंगे, और ये भी जो भी जहाँ तक जाएगा उसको करके कुछ हमने नोट्स बना रखे हैं, उसी को आपको पर्यावरण। चलिए, इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, खाद्य श्रृंखला, उत्पादन, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। मतलब ये क्या होता है कि एक रहने के लिए जीवन हम लोग हैं तो सभी जीवों का रहना बहुत ज़रूरी है, कि उसमें उत्पादक कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक में कौन किसको खाता है। जैसे घास होता है, घास को कौन खाता है, घास होता है, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, बकरी को, हाँ ऐसे ही चलता है, शेर खाता है, शेर बकरी को खाता है ना, ऐसे। तो खाद्य खाद्य जल, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल जो होता है, जैव विविधता में प्रजातियों की विविधता को देखा जाता है। संभावित जो प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से में उत्पादक कौन होता है, तो पौधे। खाद्य श्रृंखला का उत्पादक कौन होता है, सबसे पहले उत्पादक जो होते हैं पौधे होते हैं। द्वितीयक में आपको उसको खाने वाले, जैसे पौधों को खाने वाले बकरी हो गई, गाय, और द्वितीयक हो गए, तृतीयक फिर आते हैं, फिर चतुर्थ आ जाते हैं ना। खाद्य जाल का महत्व क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, है ना। प्रदूषण में देखिए, वायु प्रदूषण में किसके कारण होता है, CO और कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। धूल कारण वाहन और उद्योग से ये निकलता है, जितने गाड़ियां हैं उनसे जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जल प्रदूषण रासायनिक कचरा के कारण होता है, जल जनित रोग होने लगता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि होने, जहाँ शोर हो जाता है उसको ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे कान का सुनने की क्षमता कम होने लगती है। थर्मल प्रदूषण, गर्म जल का उत्सर्जन, गर्म जल अगर कहीं निकल रहा है किसी प्लांट से बार बार मान लीजिए, तो प्रभाव जलीय जीवों पर असर पड़ता है। जिस नदी में वो जाएगा पानी या नाले में, उसमें के सभी जीवों को क्या कर देगा, मार देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संभावित प्रश्न, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों और उद्योगों का धुआं होता है। जल प्रदूषण का से होने वाले रोग आपका पेचिश और हैजा है, जल पेचिश और हैजा होता है ना। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस प्रभाव अक्सर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 जो होता है, जैसे गैसें सूर्य की गर्मी को रोकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग होता है पृथ्वी का, इसको क्या होता है, अक्सर पूछता है, तो बोलेंगे पृथ्वी का तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ओजोन परत, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत नष्ट होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए, तो CO2, CH4, N2O, CFC, यानी ये जितने आपको अभी ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में जो जो नाम आया है वो सारे होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, पृथ्वी का तापमान बढ़ना भी हो गया, CFC हो गया, N2O हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो गया, है ना। ओजोन परत का महत्व क्या, पराबैंगनी किरणों को बाहर आने से रोकती है। और संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारे हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट सबसे राष्ट्रीय उद्यान में आपका ये नाम आ जाता है। सुंदरबन रेमिश होता है। संरक्षित क्षेत्र अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य बोलते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो संभावित प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो कि उपस्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में, क्योंकि बहुत सारे टाइगर्स, सफ़ेद टाइगर जो है, बंगाल का टाइगर जो विलुप्त जातियों में है, तैयारियों के टिप्स में
आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें खुद पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यही सारी आएंगी, यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे ही आते हैं। तो आइए आप प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे और इस क्वेश्चन चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे। तो अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 2023 में दक्षिण के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर मंगलयान 2024 में हुआ था, 2014 में सॉरी चंद्रयान मिशन हुआ था। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्केल पर सामग्री का उपयोग, उदाहरण दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इस टेक्नोलॉजी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मशीनों का मानव जैसे कार्य करता है। उदाहरण के लिए चैट बॉट, स्वचालित वाहन, है ना, ये सारे चाइना वाइना में चल रहा है, कई देशों में स्वचालित, उसमें ड्राइवर ही नहीं रह रहा है। तो चलिए संभावित चंद्रयान-3 का उद्देश्य चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग और अनुसंधान। AI एक अनुप्रयोग बताए चिकित्सा के रोग के निदान में, है ना। AI नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, सूर्य प्रकाश में सूर्य प्रकाश से बिजली उत्पन्न कर रहा है। सौर ऊर्जा सोलर पैनल के द्वारा। पवन ऊर्जा जो होता है, पवन चक्कियों से बिजली उत्पन्न होती है। जल विद्युत, बहते जल से ऊर्जा का उत्पादन होता है। संभावित प्रश्न में सौर ऊर्जा का प्रमुख उपकरण फोटो वोल्टिक सेल। भारत में जल विद्युत का उदाहरण जो भाड़ाखंड औरंगाबाद जो है, अभी सारे बारिश के समय में खोला जा रहा है, बाढ़ के चपेट में पूरा देश है। तो संचार पर जो 5G उच्च गति इंटरनेट के लिए, सैटेलाइट संचार, डेटा और संदेश प्रसारण के लिए। 5G का मुख्य लाभ क्या है? उच्च गति और कम विलंबता, है ना, यानी समय बचता है और स्पीड मिलती है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल 19 जो 1981 में भेजा गया था, उसी के कारण नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टीके, कोविशील्ड जो है, कोवैक्सीन जो है, ये टीके आपको लगते हैं। डायग्नोस्टिक उपकरण में MRI, CT स्कैन होता है। तो चलिए, कोवैक्सीन किसके खिलाफ है तो COVID-19 के खिलाफ। MRI का उपयोग होता है शरीर के आंतरिक अंगों की इमेजिंग करना जो होता है। तो तैयारी के लिए टिप्स, इसरो मिशन और नवीनतम खोजों को अपडेट पर रहें। समाचार पत्र और विज्ञान पत्रिकाओं जैसे को पढ़ें आप सभी लोग, है ना, और तमाम नवीनीकरण ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ें आप लोग, और करेंट अफेयर्स भी पढ़ें, ठीक है। और ये जितने हमने टॉपिक पे आपसे चर्चा किए, उन सब के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ते रहें। और ये वीडियो बहुत ही लंबा खींचा, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है, ऑनलाइन आप यूज करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा, और ग्रुप डी का, रेलवे का कोई पेपर देने जा रहे हैं आप, पेट की कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें हमने जो भी बताया है ऐसे कोई ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही आते हैं, आपको और भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थी जो है, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप एक वीडियो को शेयर करें, और क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी कास्ट नहीं देना पड़ रहा है और कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप लोग कमेंट करें, कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट पे, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं हूँ गोविंद सर, और आप सभी लोग का हमारे गोविंद सर ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पर वीडियो रहे, हमारे गोविंद सर इंस्टाग्राम ब्लॉग पे देख रहे हो, तो भी आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सबको जय हिंद, नमस्कार।